वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व, और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे भारत को कितने भूगर्भिक संरचना में बांटा गया। 5 भागों हमने पढ़ा था, जिसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, दोनों का हमने अध्ययन कर लिया। तीसरे नंबर पर है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, चौथे पर आएगा तटवर्तीय मैदान, 5वें नंबर पे आएगा आपका द्वीपीय प्रदेश या द्वीपीय क्षेत्र। हमको तीसरे नंबर का पढ़ना है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार में ये सब बातें जो आप देख रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता देना चाहता हूं, जो कि मैं हर वीडियो में बताना चाहता हूं और बताता भी हूं। क्या है बेसिक कंसेप्ट? ये है, हमने पढ़ा था कैसे हमारा जो दक्षिण भारत का ये पार्ट है, साउदर्न इंडियन का जो पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड। और नॉर्थ का जो पार्ट है, जो यूरेशिया वाले प्लेट्स, हमारे प्लेट जो टकराए वो वाले पार्ट अंगारा लैंड के पार्ट है। ये हमारे गोंडवाना लैंड के पार्ट है। चूंकि गोंडवाना लैंड काफ़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, तो जाहिर सी बात इससे रिलेटेड जो भी पठार आएंगे, जो भी पर्वतमालाएं आएंगी, वो सारे के सारे काफ़ी प्राचीन होंगे। हम इसमें अध्ययन इनका करेंगे। तो उसी से ये सब दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा। पहले एक बार मैप में क्या क्या मैं यहाँ पे बनाया हूँ, क्या क्या लोकेट किया हूँ, आपको एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। उसके बाद से हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, और आई होप आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे भारत के सबसे पश्चिम साइड में मैंने बनाया है एक डॉट 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 करके, यहाँ पे ऊपर लिखा हूँ थार का रेगिस्तान। जी हाँ, ये थार का मरुस्थल है, यहाँ पे केवल रेत ही रेत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से उसके सीधे दक्षिण पार्ट में हमने बनाया है, यहाँ पे एक रेंज बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको बोलते हैं अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका एक्सपांसन है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तृत है, यानी इसका विस्तार है, अरावली श्रेणी। उसके नीचे है मालवा का पठार। पठार क्या होते हैं? पठार न पर्वत होते हैं, न मिट्टी होते हैं, न मैदान होते हैं। ये पर्वत से छोटे और मिट्टी से, यानी जलोढ़ मृदा से या मैदान से काफ़ी ऊंचे उठे होते हैं, टेबल की भांति, एक मेज की भांति सपाट होते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला हो गया। ये मिडल वाले पार्ट में हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि काफ़ी इसकी जो गहराई है, या कह सकते हैं जो काफ़ी नीचे है। उसके बाद से फिर यहाँ पे दक्षिण भारत में भी मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से ये पार्ट अपना उठते चला जाता है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और ये उठ के एक मेज की भांति सपाट रूप में होता है। इसी सपाट भाग को हम पठार बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। इंग्लिश से प्लेटू, हिंदी में पठार बोलते हैं। तो उसी साउदर्न पार्ट के पठार है मालवा का पठार, जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है, हम लोग पढ़ेंगे। और उसके दक्षिण में मैंने बनाया है ब्लू कलर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको मैं नाम दिया हूँ विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी। उसके दक्षिण पार्ट में बनाया हूँ ग्रीन कलर में, वो है सतपुड़ा की श्रेणी। ठीक है, सबसे ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक रेड कलर का डॉट बना के उसमें लिखा है शिलांग का पठार। इधर है छोटा नागपुर का पठार, ये हो गया। ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ये सब चीज़ें हमने बनाया है, आप एक बार देख सकते हैं इमेज में। और इसके साथ साथ इसमें क्या जो चीज़ मैं लिखा हूँ, उसको आइए डिटेल में अध्ययन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो हमारा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना, प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही भाग है। जी हाँ, जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड दोनों अलग हो गए थे, और हमारे साइड जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला जो पार्ट है, ये उसी गोंडवाना लैंड के पार्ट है, जो हमारे उत्तर साइड में इनकी जो प्लेटें हैं गति करती हैं, और यूरेशिया की प्लेटें दक्षिण साइड में गति करती हैं। ये दोनों टकराई थी, तो हम पढ़े थे हिमालय का उत्थान हुआ था। उसके बाद हम लोग उत्तर भारत की विशाल मैदान को भी पढ़े थे। तो वही तो साउथ का जो पार्ट है, ये जो आपको ट्रायंगल आकार में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, जो कि काफ़ी प्राचीन और काफ़ी कह सकते हैं टूटा फूटा एक और पूरी तरह से ये टूट फूट के अपने दूसरे रूप में है। आइए बात करते हैं, इसकी शेप क्या है? त्रिभुजाकार है, और औसत ऊंचाई किसकी है? 600 से लेके 900 मीटर। हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़े थे, हम लोग पर्वतमालाएं, जब उत्तर भारत की विशाल हिमालय श्रेणी को हम लोग अध्ययन करे, तो उसमें हमने पढ़ा था उत्तर भारत की जो विशाल रेंज की श्रेणियाँ थी, जिसमें हम लोग बृहद हिमालय पढ़ा था। बृहद हिमालय में हमने पढ़ा था पर्वतमालाओं की अधिकतम एक औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी, यानी लगभग 6 किलोमीटर पर्वत थी। लेकिन हमने पढ़ा था लगभग 200 मीटर क्या उत्तर भारत का विशाल जब हम लोग मैदान पढ़ रहे थे उसकी ऊंचाई थी लगभग 200 मीटर, समुद्र तल से लेके 200 मीटर।
सबसे ऊंचा हम लोग पढ़े थे 6000 मीटर के आसपास, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास हम लोग उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, बड़े बड़े जो पीक थे, ऊंचे ऊंचे जो पीक थे। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तर भारत के विशाल मैदान जो लगभग समुद्र के तल से 200 मीटर जिसकी लेंथ थी, ऊंचाई थी, सॉरी हाइट थी। और सेम प्लेटू जो है, उसी प्लेटू का पार्ट अब जो है नीचे जो स्टार्ट हो रहा है दक्षिण भारत का 600 से लेकर 900 मीटर। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कैसे ये 6000 मीटर एवरेज जो इसकी ऊंचाई थी, फिर यहाँ पे 200 मीटर, फिर यहाँ से 600 से लेकर 900 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने बताया अरावली श्रेणी, राजमहल श्रेणी, शिलांग की पहाड़ियाँ उत्तर में है, अरावली, ठीक है, विंध्याचल को इधर राजमहल वाले पार्ट में पढ़ाएंगे, फिर शिलांग की पहाड़ी, ये सब उत्तर वाले साइड में आते हैं, ठीक है। राजमहल व मेघालय के पहाड़ी के बीच में राजमहल गारो गैप है। ये यहाँ पाइएगा, ये राजमहल की एक पहाड़ी है यहाँ पे, आपके झारखंड में पड़ती है, और इस राजमहल पहाड़ी के बीच यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में एक गैप है। उसके बाद ये शिलांग का पठार, ऐसा बोला जाता है, भूगोलवेत्ता कहते हैं ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसी का अंश था शिलांग का पठार। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का अंश है शिलांग का पठार। दोनों आपस में अलग हो गए और बीच में जो पार्ट हुआ नदियों द्वारा लाई गई सेडिमेंट से वो पार्ट भर गया, जिसमें आज बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल के कुछ पार्ट है। इसी को बोलते हैं गारो खासी गैप या राजमहल गारो गैप। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में है, इसी इधर ही साइड की है, छोटा नागपुर पठार के आसपास। इधर ही का जो पार्ट है, इधर ही साइड का, यानी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट का ही भाग है शिलांग का पठार, जो यहाँ से अलग हो गया। बीच वाले पार्ट इसके खंडित हो गए, विखंडन हो गया इनमें, और बीच वाले जो पार्ट थे इसमें सेडिमेंट का कंपोजिशन इकट्ठा होते गए और वहाँ पे एक समतल मैदान का निर्माण होता है। इसमें आपका बांग्लादेश आता है और अपना पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट आते हैं, दक्षिणी पार्ट है, तो इसे ही बोलते हैं गारो खासी गैप या राजमहल गारो गैप बोलते हैं। आप समझ दे, प्राचीन गोंडवाना की भूमि का पार्ट समझ लिया, आप त्रिभुजाकार भी समझे, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर आपने समझा। अरावली श्रेणियाँ देखा कहाँ है, राजमहल यही आपका छोटा नागपुर पठार के पार्ट है। फिर शिलांग की पहाड़ियाँ उत्तर में ही है, नॉर्थ ईस्ट में शिलांग की पहाड़ियाँ हैं जो शिलांग की पठार भी बोलते हैं या मेघालय का पठार बोलते हैं। राजमहल गारो गैप या गारो गैप क्या होते हैं आपने समझा। अब आते हैं इसके ढाल के बारे में बात करते हैं। ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ढाल कहाँ कहाँ है। ढाल मीन्स उसका जो स्लोप, इंग्लिश में स्लोप, हिंदी में ढाल, मतलब यदि पानी को, यदि हम लोग वाटर को यदि कहीं गिराते हैं, वाटर किधर अपनी दिशा जाती है, जिधर दिशा उसकी दिशा जाएगी समझिए वही उसका ढाल कहलाता है। यानी जिधर वो थोड़ा सा ऐसे स्लोप होगा, जहाँ पे तीव्र गति से नदियाँ आगे बढ़ेंगी, वही उसका ढाल कहलाता है। तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कहाँ है, ये उत्तर वाला जो रेंज है ना, उत्तर वाला रेंज है, यहाँ से स्टार्ट होता है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है उत्तर है। ऐसा इसलिए उत्तर है क्योंकि सोन नदी, चंबल नदी, दामोदर नदी के द्वारा ऐसा सिद्ध हो चुका है। यहाँ पाइएगा, मैं पढ़ाऊंगा सोन नदी, कैसे सोन नदी यहाँ पे निकलती है और ऐसे अपना पानी जाके अपना गंगा में बिहार में जाके अपने पानी को मिला देती है, यानी ऊपर नॉर्थ साइड में जाती है। तो इसलिए उत्तर वाले पार्ट का, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाले पार्ट का जो ढाल है उत्तर साइड में है। ये दामोदर फिर यहाँ पे नदी है, ये भी उत्तर साइड में जाती है, उत्तर साइड से होकर पश्चिम बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को मिलाती है। और चंबल भी नदी यहाँ पे है, ये भी उत्तर साइड में आती है और यमुना में अपने जल को गिराती है। जब हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, कुछ भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी वाले साइड का जो ढाल है उत्तर है, लेकिन दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट है, यहाँ का जो ढाल है पूरब साइड है। पूरब साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी नदियां हैं वे अपना जल पश्चिम से लेकर पूरब बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती हैं। इधर से नदियाँ निकलती हैं, पूरब साइड में आती है, बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती हैं, जबकि उत्तर वाले पार्ट की नदियाँ आती हैं यहाँ पे गंगा और यमुना में अपने जल को गिरा देती है। इस प्रकार आप समझ लीजिए इनका ढाल उत्तर में कहाँ है, दक्षिण में ढाल कहाँ है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को अनेक भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार जो मेन है वो तो मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, लेकिन रीजनल नेम दिए गए, क्षेत्रीय नाम के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए। जैसे आप मालवा का पठार मेन है, मालवा के पठार में बेतुल और बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश में नाम दिया जाता है, उसी पठार को क्षेत्रीय स्तर पे बेतुल और बघेलखंड का पठार का नाम दिया गया। फिर बुंदेलखंड का पठार वही मालवा का पठार का ही पार्ट है, यूपी और
एमपी में उसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। फिर दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये वाले रेंज में जो पठार मिलते हैं उसको दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। फिर आता है रायलसीमा का पठार कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये वाले पार्ट जो होते हैं पठार के उसको बोलते हैं रायलसीमा का पठार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। फिर आता है शिलांग का पठार, यही मेघालय वाले साइड का शिलांग का पठार है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार ये है आपका झारखंड में है, ठीक है। ये थी हमारे उत्तर भारत से दक्षिण वाले पार्ट, जो हमारे दक्षिण भारत का दो प्रायद्वीपीय पठार है उससे रिलेटेड जो आपको फैक्ट थे और जो आपको कंसेप्ट मैंने आपको अवगत कराया। इसमें कुछ चीजें और हैं आपको बता देते हैं। कह रहा है अत्यधिक घर्षित प्राचीन भाग अरावली। ये जो अरावली है, मैं आप लोग को जब पृथ्वी के भूगर्भिक काल का इतिहास जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन काल के बारे में डिस्कस किया था। मैं बताया था कैसे प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली श्रेणी का उत्थान होता है, अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो इसीलिए अत्यधिक घर्षित और प्राचीन भाग, इतनी प्राचीन है और वहां पे इतनी दबाव, तापमान, वर्षा के कारण वो क्षय हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, इसलिए उसको घर्षित प्राचीन भाग बोला जाता है। और ये अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उत्थान हुआ था और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसके काफी पार्ट टूट टूट के छोटे हो गए हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं, टूट टूट के ये छोटे हुए हैं। और इनकी लेंथ कहाँ से कहाँ है मैं बता रहा था, गुजरात से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक। ये थे अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल में उसका उत्थान हुआ और कैसे वो टूट टूट के इस समय अवशिष्ट पर्वत का एक रूप ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वही अरावली की ही जो मैक्सिमम हाइट है, ये अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है अरावली श्रेणी की, वहाँ पे उस श्रेणी का नाम है माउंट आबू में उसका नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू नाम यहाँ पे है, उसी पे एक गुरु शिखर नाम की चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर, 1722 मीटर है। यहाँ पे है 1722 मीटर ऊंची माउंट आबू शिखर पे, जो इसकी क्या मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम ऊंचाई है। उसी माउंट आबू पे गुरु शिखर जो ऊंचाई है, वहीं पे माउंट आबू नाम का जो मंदिर है दिलवाड़ा में, जो जैन धर्म के लिए काफी फेमस है, आप मंदिर को भी देख सकते हैं। फिर आता है विंध्याचल, हमने अरावली को पढ़ा। फिर आता है विंध्याचल, जो विंध्याचल पर्वतमाला ये भी प्राचीन घर्षित पार्ट है, ये भी सबसे प्राचीन पार्ट है और ये भी टूट टूट के एकदम अवशिष्ट का रूप ले चुकी है। ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। यहां से समझ लीजिए आपका नॉर्थ इंडिया अलग, साउथ इंडिया अलग, एक बॉर्डर आप मान सकते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, जैसे हम यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, दक्षिण भारत के जो भी मतलब जो भी हम स्टेट वाइज जैसे डिवाइड करते हैं सीमाओं का, उसी प्रकार हम देश के अपना डिवाइड मान सकते हैं। ये जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का डिवाइडेशन दो भागों में होता है और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, कहीं 700 से लेकर 1200 मीटर, 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। किसकी? विंध्याचल रेंज की। ठीक है, अब बात करते हैं विंध्याचल रेंज कहां से कहां तक है, आखिर इसको कौन कौन से नाम जाने जाते हैं। कह रहा पश्चिम से पूरब तक, यानी यहां से लेकर यहां तक विंध्याचल को कई पार्टों में बांटा गया है। कहीं इसको भारनेर की श्रेणी बोला जाता है, कहीं कैमूर की, कहीं पारसनाथ की पहाड़ी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से विंध्याचल की श्रेणियों को जाने जाते हैं। पश्चिम से पूरब भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां, और यहां से लेके झारखंड तक इसकी कुल लंबाई, यानी यूं कह लीजिए विंध्याचल पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर लंबा है। आपने अरावली समझा, लेंथ के बारे में देखा, इसकी जो हाईएस्ट जो पीक थी उसके बारे में देखा, फिर आपने यहाँ पे ये देख लिया आपके अरावली के बारे में देखा और विंध्याचल के बारे में समझ लिया। अब आते हैं सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा को एक ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक मीन्स नहीं कहा जाता मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे मैं इस रास्ते जाता था वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, ठीक है। अब मुझे अगर एक रास्ता इधर से बचे ये भी ब्लॉक हो गया तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्यों? यहाँ पे एक नदी निकलती है यहीं से नर्मदा, फिर एक यहाँ पर नदी है तापी। जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है, यानी नर्मदा और तापी नदियाँ दोनों इसके रास्ते को ब्लॉक कर दी हैं। यानी ऊपर से नॉर्थ से नर्मदा, साउथ से तापी, और बीच में आपका ये जो पर्वत बच जा रहा सतपुड़ा की श्रृंखला, इसलिए इसको ब्लॉक पर्वत कहा है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ और साउथ से इसको ब्लॉक कर ले रहे हैं। इसमें महादेव और मैकाले के रूप में छोटा नागपुर तक विस्तृत है। इसको श्रेणी को महादेव और मैकाले दो भागों में बांटा गया है और यहां से लेकर छोटा नागपुर पठार तक इसका पूरा लेंथ है। और मैक्सिमम हाइट महादेव पहाड़ी की, यदि अगर इस सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंची पीक की बात करें तो सतपुड़ा पहाड़ी में जो महादेव जो पहाड़ी जो नाम से जानी जाती है, वहां के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में 1350 मीटर ऊंचा है।
चित्र में देख सकते हैं। यदि कोई कहे सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी में है। लेकिन फिर कोई पूछे मैकाल का सर्वोच्च चोटी, तो बोलिएगा अमरकंटक। मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अमरकंटक। और अमरकंटक ही जो चोटी है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन, नर्मदा, दामोदर नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक की श्रृंखला से, अमरकंटक की चोटी से ही नर्मदा, सोन और दामोदर नदियाँ निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शिलांग पठार के बारे में बात की। शिलांग पठार को ही 3 भागों में बांटा गया है। वहाँ की जो ट्राइब, जो जनजाति रहते हैं, जनजातियों का आप चित्र में देख सकते हैं, जो वहाँ पे जनजाति रहते हैं उनके नामों से शिलांग के पठार को गारो, खासी, जयंतिया 3 नामों में जाना जाता है, 3 नामों में बांटा गया है। ठीक है, यही छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। मैं बता चुका हूँ, छोटा नागपुर पठार का ही राजमहल का ही पार्ट है, यानी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो यहाँ के राजमहल पहाड़ी से वो अलग हो जाता है और बीच में सेडिमेंट के द्वारा ये भर जाता है। तो आज इसकी डिस्टेंस लगता नहीं है, लेकिन दोनों के सेम चट्टाने, सेम रॉक्स पाए जाते हैं, इसी का ही पार्ट है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। जी हाँ, बहुत फेमस टर्म आप जानते होंगे। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेटलिक, नॉन मेटलिक, जितने भी यहाँ पे खनन के क्षेत्र हैं, खनिज संपदाएं यहाँ पे हैं, सारे चीज़ यहीं पे पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। इसलिए इसे भारत को रूर का प्रदेश कहा जाता है। फिर शिलांग का पठार को ही मेघालय का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है, यानी छोटा नागपुर पठार का ही आगे का भाग है, जो यहाँ पे बीच में ये अलग हो गया, बीच में यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। ये थे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का 50% मैंने आपको कवर कराया। जो इसका 50% बच रहा है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट, इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में कवर करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जितना भी है समझ में आया होगा। आप इसे नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये चीज़ें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा ग्लिम्स बता दें तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग में ये जो आपकी सतपुड़ा, ये आपकी जो विंध्याचल रेंज है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये डिवाइड करता है, बांटता है। और उत्तर भारत में यदि बात करके चले जाए तो यही उसी का पार्ट आता है। ये क्या आपका अरावली श्रेणियाँ, फिर थार का रेगिस्तान, फिर मालवा का पठार, और ये विंध्याचल से फिर नीचे साउथ में आ जाएगा सतपुड़ा का पठार है। सतपुड़ा का पठार नर्मदा और तापी 2 नदियों के बीच में है, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फिर उसके नीचे दक्कन का पठार है, आने वाले लेक्चर में बताएंगे। फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के आने वाले लेक्चर बताएंगे। फिर हमने छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ा। छोटा नागपुर का पठार काफ़ी भारत का रूर का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने शिलांग का पठार पढ़ा, या मेघालय का पठार, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है, जो कि काफ़ी जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही अंश है। ये सब चीज़ें हमने देख लिया, और आने वाले नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम आपके इसके आगे के पार्ट को कवर कराएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।